हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये है हिंदी की पेडागोजी का चैप्टर नंबर 1। हिंदी की पेडागोजी का चैप्टर 1 हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है सीखना और अधिग्रहण। यानी सीखना और अधिग्रहण क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कंप्लीट चैप्टर से जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सारे के सारे पॉइंट पे आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 8474101008 ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो हरियाणा टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो डीएसएसबी का एग्जाम हो, या फिर वो केवीएस का एग्जाम हो, यूजीसी नेट हो, सभी एग्जाम्स के लिए हम ऑल ओवर इंडिया में नोट्स भेजते हैं, जिसको इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके मंगवा सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सभी प्रकार की पेडागोजी की और दूसरे सब्जेक्टों की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहली बात आती है सीखने की। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। सामान्य अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। यानी जब आपको कोई चीज नहीं आती है और आप उसको करना सीखते हैं, तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्योंकि पहले आपको वो चीज आती नहीं थी, अब आपको वो चीज आ रही है, तो उस चीज के प्रति आपका व्यवहार बदल रहा है। और इस व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना सामान्य भाषा में कहा जाता है। परंतु सही तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता सभी प्रकार के, क्योंकि ये भी सही है, क्योंकि सभी प्रकार के व्यवहार में जो परिवर्तन है वो सीखना नहीं कहा जाएगा। मनोविज्ञान में सीखने का अर्थ सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है। यानी जो चीजें अभ्यास करके या अनुभव के साथ सीखी जाती हैं, उन्हीं को आप लोग इस कैटेगरी में गिनेंगे। ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य बालक को समायोजन में मदद करता है। ओरिएंटाइजेशन होता है आपका। हर माहौल में आप एडजस्ट कर सकते हैं, समायुत हो सकते हैं। तो इसलिए सीखने का जो उद्देश्य होता है, वो हर माहौल में बच्चे का समायोजन माना जाता है। परिभाषाएं कौन सी हैं सीखने की? नंबर एक आता है रिली तथा लेविस के अनुसार। रिली और लेविस क्या कहते हैं? अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यानी अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को आप सीखना कहेंगे। नंबर एक डेफिनेशन थी। नंबर दो डेफिनेशन है थार्नडाइक की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजन से जोड़ने को अधिगम कहेंगे। यानी उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजन से जोड़ने को आप अधिगम कहेंगे, यानी लर्निंग कहेंगे। तीसरी डेफिनेशन आती है स्किनर की। स्किनर ने सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया बताया है। स्किनर ने कहा कि जो सीखना है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ की चौथी डोमिनेशन है। वुडवर्थ कहता है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आप सीखना कहेंगे। वुडवर्थ क्या कहता है? नवीन ज्ञान यानी नया ज्ञान और नई नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उसको आप लोग सीखना कहेंगे। और पांचवी डेफिनेशन है क्रो व क्रो की। इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है भाई। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवर्तियों का अर्जन है। यानी सीखने का मतलब है आदत, ज्ञान और अभिव्यक्तियां, इन सब का अर्जन ही सीखना कहलाता है। तो ये तो थी सीखने का अर्थ और सीखने की परिभाषाएं। अब बात आती है सीखने की विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरिट्स क्या है। नंबर एक, सीखने की पहली विशेषता है सीखना जो है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। इसका कोई जगह, कोई क्राइटेरिया, कोई बाउंड्री, कोई लिमिटेशन नहीं है। सीखने की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि जो सीखना है वो सार्वभौमिक है। लर्निंग इज यूनिवर्सल। नंबर दो, सीखना जो है वो विकास है। लर्निंग इज ए डेवलपमेंट। ये क्या है? ये एक विकास है। और विकास हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, पीछे नहीं हटता है। तो इसलिए लर्निंग जो है वो एक डेवलपमेंट है, विकास है। यानी ये मनुष्य को आगे बढ़ाता है, एडवांस करता है। तीसरी चीज आती है, तीसरा विशेषता है सीखना अनुकूलन है। सीखना जो है वो अनुकूलन है। ये एक प्रकार से
वातानुकूलित वाले माहौल वाली बात हो जाएगी, क्योंकि सीखना अनुकूलन है, सीखने से इंसान अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेता है, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। चौथा है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखने से इंसान के अंदर विवेक बढ़ता है, विवेकपूर्ण आपको ये माना जाएगा। 5वां है, सीखना वातावरण की उपज है, सीखना जो है वो अच्छे एनवायरनमेंट की उपज है। छठा है, सीखना जो है परिवर्तन है। 7वां है, सीखना अनुभवों का गठन है, क्योंकि सीखना अनुभवों का गठन है, अनुभव से आप सीखेंगे, क्योंकि हर सीखना आपका पॉजिटिव नहीं माना जाता है, लेकिन ये आप अनुभव के साथ, अभ्यास के साथ सीखेंगे, तो ये अनुभव का गठन है। सीखना जो है वो सक्रिय है, एक एक्टिव चीज़ है और आप कंटिन्यू इससे प्रमोशन पाएँगे, अपने आप में बदलाव भी पाएँगे। 9वां है, सीखना खोज करना है, क्योंकि सीखने से आपको नई-नई चीज़ों का पता चलेगा, नए-नए इन्वेंशन होंगे, नई-नई खोज होंगी, जिसका आपको बहुत ज़्यादा आगे चलकर फ़ायदा होगा। फिर क्वेश्चन आता है अगला कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक या दशाएँ बताओ। यानी कौन से कारक और दशाएँ हैं, जो सीखने को प्रभावित करते हैं? जैसे विषय सामग्री का स्वरूप, सीखने की क्रिया पर सीखे जाने वाले विषय सामग्री का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कठिन और अर्थहीन सामग्री की अपेक्षा सरल और अर्थपूर्ण सामग्री अधिक शीघ्रता और सरलता से सीख ली जाती है। ये कहता है कि सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो नंबर 1 है विषय सामग्री। विषय सामग्री का सीखने के अंदर एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन यह विषय सामग्री कठिन होनी चाहिए, अर्थहीन होनी चाहिए, ये नहीं है। क्योंकि कठिन और अर्थहीन हुई तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सीखने की जो सामग्री है वो कठिन की बजाय क्या हो? सरल हो और अर्थहीन की बजाय क्या हो? अर्थपूर्ण हो। अगर विषय सामग्री सरल हुई और अर्थपूर्ण हुई तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए पहला कारक तो आपका ये आ जाएगा। दूसरा कारक है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। जो छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं, वो सीखने में रुचि लेते हैं और शीघ्र सीखते हैं। ये सही है भई। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक नहीं होगा, तो उसको सीखने में दिक्कत आएगी। क्योंकि ये बोलते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और जब इंसान शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तो उसको और कोई परेशानी तो होगी नहीं। तो वो नई-नई चीज़ों को सीखने के अंदर एक्टिव रहेगा और उसका जो ध्यान है पूरे का पूरा, वो सीखने वाली चीज़ों पर केंद्रित रहेगा। तीसरा, सीखने की इच्छा, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी इंसान की, किसी बच्चे की इच्छा ही नहीं होगी, तो फिर उसको आप कितना सिखा पाओगे? आप अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला सीखने की इच्छा ही नहीं रखता है, तो आप 100% देंगे, वो उसके अंदर 100% तो नहीं जा पाएगा। वो 5%, 10%, 20% मुश्किल से ले पाएगा, क्योंकि सीखने के लिए सिखाने वाला तो चाहिए, लेकिन सीखने वाला भी चाहिए। जो लर्नर है, उसकी इच्छा होनी चाहिए, वो उत्सुक होना चाहिए, उसके अंदर एक भूख होनी चाहिए सीखने की। तो यदि छात्रों में किसी बात को सीखने की इच्छा होती है, तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसको सीख लेते हैं, ये बात सही है। चौथा है प्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरकों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेरणा बालकों को नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। मोटिवेट करना किसी को, मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उससे बच्चा और ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है। 5वां है परिपक्वता, मैच्योरिटी जिसको आप कहेंगे। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले छात्र नए पाठ को सीखने के लिए सदैव तत्पर और उत्सुक रहते हैं, अतः वह सीखने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं करते हैं। तो एक जो मैच्योरिटी होती है ना, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो मन की हो, ये भी बच्चे के अंदर होनी ज़रूरी है। अगर उसके अंदर शारीरिक और मानसिक मैच्योरिटी या फिर परिपक्वता होगी, तो वो किसी भी चीज़ को आसानी से सीख लेगा और वो उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करने की कोशिश करेगा। छठा है सीखने का उचित वातावरण, ये भी ज़रूरी है वातावरण, क्योंकि एनवायरनमेंट तो ज़रूरी होना चाहिए ना। लर्निंग ओरिएंटेड एनवायरनमेंट इसको कहेंगे आप। लर्निंग ओरिएंटेड एनवायरनमेंट कहेंगे, सीखने का उचित वातावरण। सीखने की क्रिया पर न केवल कक्षा के अंदर बल्कि बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कक्षा के बाहर का वातावरण शांत होना चाहिए, निरंतर शोरगुल से छात्रों का ध्यान सीखने की क्रिया से हट जाता है, यानी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, शांत माहौल मिलना चाहिए। जब बच्चा पढ़ रहा है, जब बच्चा क्लास कर रहा है, जब बच्चा किसी चीज़ को याद कर रहा है, जब बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और पढ़ने के तुरंत बाद भी
जो क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ़ वो तब जब हम पढ़ते हैं तभी स्टोर नहीं होती, वो चीज़ हमारे दिमाग में काफ़ी देर तक रहती है और वो उसकी एक प्रकार से स्टोरिंग प्रोसेस होती है। जैसे मैंने अभी प एक पेज का कोई लेसन पढ़ लिया, उस लेसन को पढ़ने के बाद आपने पढ़ तो लिया, लेकिन दिमाग उसको काफ़ी देर तक उसको प्रोसेस करता रहता है, वो चीज़ दिमाग में घूमती रहती है और अगर वो जि जितनी देर तक वो दिमाग में घूमती रहेगी, उतनी ही चीज़ वो पक्की याद रहेगी, अच्छे से आप उसको ग्रहण कर पाएँगे। ऐसा ना हो कि आपने किताब पढ़ी और एकदम से किताब फेंकी और खेलने लग गए या कोई सीरियल देखने लगे, उससे क्या होता है, उससे चीज़ें ऊपर-नीचे हो जाती हैं। पहले आपने लेसन पढ़ा, वो चीज़ याद थी, फिर आप सीरियल देख रहे हैं, अब वो कैरेक्टर उसके अंदर घुस जाएँगे और सब सब सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। जितना समायोजन होना चाहिए था उस चीज़ का, वो नहीं हो पाएगा। 7वाँ है अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया। सीखने की प्रक्रिया में पथ प्रदर्शक, गाइड, मेंटर, अध्यापक, टीचर, गुरु इनके रूप में शिक्षक का सबसे अति महत्वपूर्ण कार्य होता है, रोल होता है। उसके कार्यों, विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व ज्ञान शिक्षण विधि का छात्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सही है भई, क्योंकि टीचर या मेंटर के विचार कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसका व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका ज्ञान यानी उसको नॉलेज कितनी है और उसकी शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड कैसे हैं। ये चीज़ें बच्चे के ऊपर प्रभाव डालेंगे। जैसा टीचर होगा क्योंकि स टीचर को अपने आप को एक एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा। अगर टीचर का व्यवहार अच्छा है तो बच्चे उसको फ़ॉलो करेंगे, विचार अच्छे हैं तो बच्चे उसको फ़ॉलो करेंगे, पर्सनैलिटी अच्छी है उसको बच्चे फ़ॉलो करेंगे, नॉलेज उसको है तो बच्चे उसका मान-सम्मान भी करेंगे और फ़ॉलो भी करेंगे। और ऐसा अगर उसकी शिक्षण विधि या टीचिंग मेथड अच्छे हैं, तो ऑटोमैटिकली उनको आसानी रहेगी बच्चों को सीखने में। फिर है सीखने की विधि। देखो, सीखने की विधि का संबंध छात्र और विषय दोनों से होता है। यह विधि जितनी अधिक रुचिकर यानी इंटरेस्टिंग होगी और उपयुक्त होगी, सीखना उतना अधिक सरल होता जाएगा। इसलिए प्रारंभिक कक्षा में खेल खेलना और करके सीखना विधियों का प्रयोग किया जाता था। फिर बात आती है सीखने की प्रभावशाली विधियाँ कौन सी होती हैं? सीखने की प्रभावशाली विधियाँ कौन सी होती हैं? ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी होंगी, आप बताइए। जैसे नंबर 1 है करके सीखना। डॉक्टर मैस के अनुसार स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं बल्कि शरीर के अवयवों में होता है। यही कारण है कि हम काम को करके सीखते हैं। ये सबसे बिल्कुल उपयुक्त चीज़ है वे, क्योंकि कोई भी काम को करके सीखा जा सकता है। अगर आपको लेसन याद करना है तो आप पढ़ के याद करेंगे। अगर आपको साइकिल चलानी है, सीखनी है तो साइकिल चला के सीखेंगे। अगर आपको कोई भी काम करना है तो जब तक आप करके, क्योंकि आपका शरीर जब उस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा ना, तभी आप उसको उपयुक्त तरीके से सीख पाएँगे। तो सबसे पहली विधि है करके सीखना। मेस ने कहा है कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं बल्कि शरीर के अवयवों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। दूसरा है निरीक्षण करना। निरीक्षण करके ऑब्जर्वेशन एक प्रकार से कह सकते हैं आप लोग। निरीक्षण करके सीखना। योकम एवं सिम्पसन के अनुसार निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्रित करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का एक साधन होता है। तीसरा है परीक्षण करके सीखना, नए-नए एक्सपेरिमेंट करना, नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना कहलाएगा। बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा कर सकता है, परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी, नई-नई चीज़ों की खोज करना भी तो ऑटोमैटिकली सीखना ही कहलाएगा। अगला है अविधि होगी, अगला है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, अलग-अलग मेथड्स के द्वारा सीखना। कोलसिनक के अनुसार बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देने, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करने तथा उसके व्यवहार में वृद्धि करने और उसमें आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियाँ कहीं ज़्यादा प्रभावशाली हैं। सामूहिक विधियाँ देखिए कौन सी हैं। नंबर 1 वाद-विवाद विधि। जब हम डिबेट सेशन चलाते हैं, बच्चों के बीच में किसी टॉपिक पर डिबेट होती है, किसी टॉपिक पर वाद-विवाद होता है, किसी टॉपिक पर अंताक्षरी होती है, तो ये क्या है? ये वाद-विवाद की विधियाँ हैं। इसमें सामूहिक विधि है ये, क्योंकि इसमें कई सारे लोग एक साथ हिस्सा लेते हैं। दूसरा है वर्कशॉप विधि, पहली थी वाद-विवाद, दूसरी है वर्कशॉप। वर्कशॉप में भी यही होगा, बहुत सारे लोग मिलकर के एक किसी न किसी विधि के अंदर शामिल होंगे और वर्कशॉप के अंदर भी आपको वर्कशॉप विधि भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है।
तीसरा है सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि। सम्मेलन कोई कॉन्फ्रेंस होता है, कोई विचार गोष्ठी होती है, कोई कवि सम्मेलन होता है, कोई बहुत बड़ा मंच होता है जहाँ पर भाषण प्रतियोगिताएँ वगैरह होती हैं, तो ये भी एक अच्छी विधि है, सामूहिक है। और चौथा है प्रोजेक्ट डाल्टन व बेसिक विधियाँ। ये भी आपके लिए प्रोजेक्ट डाल्टन और बेसिक विधियाँ भी आपको इसमें अच्छी विधियाँ हैं सीखने की। 5वां है मिश्रित विधि द्वारा सीखना। सीखने की 2 महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, पूर्ण विधि और आंशिक विधि। पूर्ण विधि में छात्रों को पहले पाठ्य पुस्तक का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है। जबकि आंशिक विधि में पाठ्य विधि को खंडों में बाँट दिया जाता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार इन दोनों विधियों को मिलाकर सीखने के लिए मिश्रित विधि कहते हैं। यानी जहाँ पूर्ण और आंशिक विधियाँ मिलती हैं, दोनों के द्वारा जब बच्चा सीखता है, तो वो मिश्रित विधि द्वारा सीखना कहलाएगा। फिर बात आती है सीखने की स्थिति का संगठन। सीखने के कार्य को सरल और सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? सबसे अधिक आवश्यक है सीखने की स्थिति का संगठन। यह तभी संभव हो सकता है जब विद्यालय का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि उसमें सीखने की सभी क्रियाएं उपलब्ध हों और सीखने की सभी विधियों का प्रयोग वहां पर किया जाता हो। तो सीखने की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है लर्निंग की, उसका ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, तभी बात बनेगी। फिर बात आती है सीखने के नियम और सिद्धांत। सीखने के नियम और सिद्धांत। सीखना जो है वो एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है भाई। सीखना जो है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने के नियम और सिद्धांतों की रचना मनोवैज्ञानिकों ने की है। इन नियमों और सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार से, जैसे नंबर 1 थार्नडाइक। थार्नडाइक का सीखने का नियम क्या है? सभी जीव जंतु प्राकृतिक नियमानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इसी तरह सीखने के भी कुछ नियम हैं। इनमें 3 मुख्य और 5, 3 क्या है? मेन नियम है और 5 क्या है? गौण नियम है। जैसे मुख्य नियम कौन से हैं? नंबर 1 तत्परता का नियम। इस नियमानुसार जिस बालक में सीखने हेतु तत्परता होती है, वे शीघ्रता से सीख जाते हैं। यानी किसी बच्चे के अंदर सीखने के लिए तत्परता होनी ज़रूरी है और तत्परता का जो नियम है, वो ये कहता है कि जिस बच्चे में सीखने के लिए तत्परता होगी, वो बड़ा जल्दी सीख जाएगा। दूसरे नंबर पर आता अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार बार-बार अभ्यास करने से सरलता से सीखा जा सकता है। करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अंडरस्टैंड? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है। यानी जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे सीखने में उतनी आसानी रहेगी और उस चीज को सीखने में उतने ही आपके अंदर निपुणता आएगी। तीसरा है संतोष का नियम। संतोष का नियम यानी रूल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इस नियम अनुसार जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें संतोष प्रदान करता है। अतः जिस कार्य से में हमें संतुष्टि मिलती है उस कार्य को हम शीघ्रता से सीख जाते हैं। जिस चैप्टर को पढ़कर आपको मजा आता है, इंटरेस्ट पैदा होता है, उसमें आपको संतुष्टि मिलती है और उसको आप आसानी से सीख लेते हैं। हम लोगों को भी कई बार लगता है जब हम क्लास बड़ी अच्छी चलती है, बच्चे शांत रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है, एग्जाम नजदीक होते हैं, मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो जब क्लास लेकर के निकलते हैं तो एक अलग सी खुशी होती है, एक अलग सी संतुष्टि होती है, एक अलग सा ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ मतलब बहुत कुछ आपने पा लिया अंदर अंदर। फिर मुख्य नियम के बाद बात आती है गौण नियमों की। गौण नियमों में एक नियम है अभिव्यक्ति का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने में हमारी अभिव्यक्ति या मनोवृत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी अभिव्यक्ति किसी कार्य को सीखने की है तो हम शीघ्रता से सीख जाते हैं। दूसरा गुण नियम है आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना आरंभ करते हैं तो अनेक प्रक्रियाएं अपनाते हैं जिनमें हमें सफलता असफलता प्राप्त होती है, परंतु हमें कुछ समय में उस कार्य को करने की सरल और उपयुक्त विधि प्राप्त हो जाती है। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाओं से गुजर करके हमें मिलता है। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार शिक्षक विषय सामग्री को छोटे छोटे दो सरल खंडों में बांटकर छात्रों के सामने पेश करते हैं, जिससे सीखना सरल व प्रभावी हो जाता है। चौथा गौण नियम है आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार जब भी हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको आत्मसात कर पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। और पांचवा है परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार पहले की गई क्रिया उसी के समान दूसरी परिस्थितियों में भी
उसी प्रकार प्रकट होती है। इसमें क्रिया का स्वरूप मूलतः वही रहता है। अब बात करते हैं सिद्धांत की। सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे नंबर 1 थार्नडाइक का संबंधवाद। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तो उसके सामने परिस्थिति या उद्दीपक होते हैं जिनके साथ वह विशिष्ट प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। भविष्य में उसी प्रकार उद्दीपक होने पर उसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार उद्दीपक प्रतिक्रिया में एक संबंध उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार में प्रयास एवं त्रुटि को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी संबंध जहाँ दर्शाया जाता है, जहाँ संबंधवाद की बात आती है, वहाँ आप देखोगे जैसे आप मान लो किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं। जैसे आप अंधेरे कमरे में जाएँगे, आपने लाइट का स्विच ऑन किया। जैसे ही लाइट का स्विच ऑन किया, रोशनी हो गई, अंधेरा गायब हो गया। फिर दोबारा अगले दिन जाओगे अंधेरे कमरे में, फिर आपने लाइट ऑन की, फिर आपका बल्ब जल गया, फिर अंधेरा गायब हो गया। यानी बार-बार किसी एक काम के करने से जब सेम प्रतिक्रिया आती है, उसी व्यवस्था को हम लोग संबंधवाद की दृष्टि से देखते हैं। तो थार्नडाइक का संबंधवाद नंबर 1 सिद्धांत है। नंबर 2 है प्रबलन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सीएल हल ने थार्नडाइक और पावलाव के सिद्धांत के आधार पर किया है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति है। जैसे एक पिंजरे में बंद भूखा पशु बाहर रखे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है। अंततः वह बाहर निकलना सीख जाता है। अतः सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये भी सही है। तीसरा सिद्धांत है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन आईपी पावलाव ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है। जैसे भोजन को देखकर कुत्ते की लार टपकना एक सहज प्रक्रिया है। जैसे मिठाई को देख करके मनुष्य के मुंह में लार आ जाना, जैसे पानी मुंह में, वैसे हम बोलते हैं ना मुंह में पानी आ गया, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परंतु अस्वाभाविक उद्दीपन के कारण भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगे तो इसे संबंध प्रतिक्रिया कहा जाता है। फिर आती बात स्किनर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता सीखने का आधार कहलाती है। किसी अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता सीखने का आधार कहलाती है। पांचवा है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दिमर, कोफा तथा कोहलर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार हम स्वयं करके सीखते हैं तथा कई बार हम बिना बताए अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं ही सीखते भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं अधिग्रहण को। अधिग्रहण में क्या आएगा? सीखने के माध्यम से ही कोई बालक समाज में प्रचलित प्रथाओं, परंपराओं और रूढ़ियों का अधिग्रहण करता है। यानी सीखने के माध्यम से ही बच्चा क्या करेगा? समाज में जो प्रथाएँ हैं, जो परंपराएँ हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, उनको अधिग्रहण करेगा। अधिग्रहण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। अधिग्रहण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। बालक के विकास में सीखने को स्थायित्व प्रदान करना, जो उसके व्यवहार को निर्धारित करता है, उसी को आप लोग अधिग्रहण कहेंगे। भाषा के विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की कई सारी अवस्थाएँ होती हैं। जैसे नंबर 1 प्रारंभिक ध्वनियों को अधिग्रहण करने की व्यवस्था। नंबर 2 निरर्थक शब्दों के उच्चारण को अधिग्रहण करने की अवस्था। नंबर 3 भाषा समझ की अवस्था। नंबर 4 बोलने की अवस्था। नंबर 5 शब्द भंडार में विकास की अवस्था। नंबर 6 शुद्ध उच्चारण करने की अवस्था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी इसके अंदर आती हैं, तो इस आधार पर भी आप इनको देख सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा हिंदी पेडागोजी का चैप्टर नंबर 1 था। थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया है, एमसीक्यूज़ भी इनके होते हैं। और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप घर बैठकर तैयारी कीजिए। हर टॉपिक पर आप लोगों के लिए वीडियो भी हम लेकर आ रहे हैं। जिस टॉपिक में आपको डाउट लगता है, आप उसका कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो हम लेकर आएँगे। यानी तमाम जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, चाहे सीटेट है, डीएसएसबी है, केवीएस है, एनवीएस है, एचटेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट, हरियाणा टेट, आपका एलटी टीचर वाला एग्जाम है, यूजीसी नेट वगैरह के हैं। तमाम एग्जाम के नोट्स आप हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर आप लोगों को सिर्फ पीडीएफ चाहिए
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार की पीडीएफ हैं। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी, इंग्लिश की पेडागोजी, मैथ की पेडागोजी, साइंस की पेडागोजी, सोशल साइंस की, यानी तमाम पीडीएफ भी अवेलेबल हैं। उनको भी आप जाकर के नीचे पीडीएफ नीचे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको एक काम ज़रूर करना, अपना नाम, अपने सिटी का नाम, आपको एग्ज़ाम कौन-सा देना है और आपका सब्जेक्ट कौन-सा या लेवल कौन-सा है। ये चीज़ें लिख कर के इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो डे टू डे आपको व्हाट्सएप के थ्रू आती रहेगी। चलो, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। धन्य